फ्रेंड्स, बीएड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आने वाली चुनौतियाँ। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। यूनिट 4 है हमारी। इसके अंदर हम जो चुनौतियां हैं, इससे पहले हमने बात की जीरो रिजेक्शन, शून्य अस्वीकृति के बारे में। फिर हमने बात की बाधा रहित वातावरण कैसे तैयार किया जाए विद्यालय में बालकों के लिए, समावेशी विद्यालयों में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मनोसामाजिक चुनौतियों की, साइको सोशल चैलेंजेस जो बालकों के सामने विद्यालय में आते हैं, उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मनोसामाजिक चुनौतियाँ जो मानसिक स्थिति को दर्शाती है या मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है बालक के, जो समावेशी विद्यालय के अंतर्गत बालक या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी तरह के बालकों को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा देने का कार्य हम करना चाह रहे हैं। इसके अंतर्गत तो सभी बालक अपनी अलग अलग स्थितियां लेकर विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। उन बच्चों की मानसिक स्थिति भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो उनके सामने जो मनोसामाजिक चुनौतियां आती है वह है बच्चों को डराया धमकाया जाना। फिर उनके जो साथी समूह में जो अंतर होता है, पीयर ग्रुप जो होता है उनका विद्यालय में कक्षा कक्ष में, उसमें अंतर पाया जाना। और तीसरा है रैगिंग। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इन चीज़ों के कारण क्या है, इनके जो यह जब घटना इनके साथ घटती है तो उसका मानसिक प्रभाव किस तरह से बालकों के ऊपर आता है और उससे बचने के उपाय क्या किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें बालकों को डराना या धमकाया जाना विद्यालय में, परिवार में, जिस तरह भी। तो सबसे पहले शिक्षकों द्वारा छात्रों को डराना। शिक्षक द्वारा क्यों डराया जाता है छात्रों को, किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। बालक यदि सामान्य बालकों से अलग व्यवहार करना शुरू कर देता है तो शिक्षक को उस वातावरण में सामंजस्य बिठाने में या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसको सुचारू रूप से चलाने में जब दिक्कत महसूस होने लगती है, उसे वैसा वातावरण शिक्षक को ऐसा वातावरण प्राप्त नहीं होता है कि वह इस प्रक्रिया को अच्छे रूप से सुचारू ढंग से चला पाए, तो फिर वह उस बालक को जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कुछ अलग तरह का बालक है, असामान्य बालक है, उसे शिक्षक द्वारा डराया जाता है या मारा जाता है, धमकाया जाता है, आर्थिक तरह से, मानसिक रूप से। तो उसे इस प्रकार का दंड अगर दिया जाता है शिक्षक द्वारा तो उसकी स्थिति अलग सी हो जाती है और वह उस तरह से अधिगम नहीं कर पाता है। फिर यदि बालक कुछ अलग तरह से आता है, यूनिफॉर्म में नहीं आता है या साफ़ सुथरा होकर नहीं आता है या होमवर्क पूरा करके नहीं लाता है, तो शिक्षक अपना जो क्रोध, अगर वह अच्छे मूड में है शिक्षक, तो वह उससे अच्छी तरह से व्यवहार करेगा और उसका मूड कहीं किसी तरह से या एक दबाव कह लें या उस तरह का जो कार्य हो, उस तरह की प्रक्रिया में अगर उस तरह की स्थिति से शिक्षक भी गुजर रहे हैं तो शिक्षक के द्वारा छात्रों को एक डराने जैसा कार्य कि तुम यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कक्षा से बाहर निकाल दूँगा या तुम मेरी क्लास में नहीं आओगे या बाहर जाकर बैठो या उस तरफ कोने में बैठो या सबसे पीछे वाली पंक्ति में जाके बैठो। इस तरह का जो शिक्षक के द्वारा छात्रों को डराया जाता है तो बालक की जो मनोसामाजिक स्थिति है वह बहुत अधिक प्रभावित होती है। फिर साथी समूह द्वारा डराना,
विद्यालय में या तो उसी की कक्षा के कुछ साथी होते हैं या उसकी क्लास से बाहर भी विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं सीनियर या जूनियर छात्र जो होते हैं, उस साथी समूह द्वारा भी डराया जाता है। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो असामान्य व्यवहार करते हैं या विकलांग होते हैं या अपवंचित या आर्थिक रूप से जो प्रभावित होते हैं बालक, इस तरह के जो अलग अलग जिनको एक शब्द में कहा जाए तो अपवंचित बालक या असामान्य बालक, तो उन्हें लगभग सभी तरह से नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, डराए जाने का प्रयास किया जाता है उसके साथी समूह के द्वारा, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है या गाली देना, धमकाना, इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। उसे जगह जगह पर अपमानित किया जाता है उसकी बुद्धि लब्धि की वजह से, उसकी आर्थिक स्थिति की वजह से या विकलांगता की, या उसमें कोई भी थोड़ी सी भी कमी है तो उसे उस चीज़ का एहसास कराया जाता है कि उसमें इस बात की कमी है और उसे हानि पहुंचाने का या मानसिक क्षति या शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयास भी उसके साथी समूह द्वारा किया जाता है। इससे भी उसकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, वो प्रभावित होती है। वह विद्यालय से कटा कटा महसूस करने लगता है या वह बहुत दिनों तक विद्यालय में अनुपस्थित रह सकता है। अगर कक्षा में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो वह कक्षा में भी आना पसंद नहीं करता है। इस प्रकार से साथी समूह द्वारा उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। फिर अभिभावकों द्वारा डराना, यदि इस प्रकार का व्यवहार वह विद्यालय में महसूस करता है और वह देख के यदि विद्यालय से अनुपस्थित रहता है और घर पर रहने का प्रयास करता है तो उसे अभिभावकों द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है। वहाँ पर भी उसे किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, तो उसे एक डर सा बना रहता है कि मुझे न तो विद्यालय में सपोर्ट किया जाता है न परिवार में सपोर्ट किया जाता है। अभिभावक भी उससे यही चाहते हैं कि वह सामान्य बालकों जैसा व्यवहार करे और सामान्य स्थिति में वह सभी से मिले जुले और कार्य करे। यदि उसके कम मार्क्स आते हैं तो उसे अभिभावकों द्वारा डराया जाता है कि इस विषय में कम आए, इस विषय में ज़्यादा आने चाहिए, या ऐसा, या फेल हो गया, या किसी से कम परिणाम, बच्चों का बहुत अच्छा, सामान्य बालकों का अच्छा परिणाम और उसका कुछ निम्न परिणाम रहता है तो उसे डराया जाता है या पीटा जाता है। उसके बाद अभिभावक उसे दंड भी देते हैं, शारीरिक दंड भी दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो अभिभावकों का व्यवहार है, सामान्य बालक घर में भी भाई बहन या उसके और कज़िन्स वगैरह होते हैं, अगर वो सामान्य हैं और उनके तुलना में उसके कम नंबर आते हैं या उसका व्यवहार कुछ अलग सा होता है तो भी अभिभावकों द्वारा उसे अपमानित किया जाता है। तो इस प्रकार से बालकों को डराना या धमकाने का उनकी मनोस्थिति पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे बालकों को डराने से रोकने के उपाय क्या किए जा सकते हैं। यह जो डर है उनके अंदर या वो जो उनकी मनोसामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं तो उसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। शिक्षक संबंधी उपाय हम देखें तो शिक्षकों द्वारा बालकों के प्रति अपना व्यवहार परिवर्तन करना चाहिए। शिक्षक हमेशा छात्रों के लिए एक आदर्श रूप होता है। कक्षा में 20 बच्चे, 30 बच्चे या इससे कम भी अगर बालक हैं तो वह एक शिक्षक को अपना रोल मॉडल मान सकते हैं। यदि उसका व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व बालकों को प्रभावित करने वाला हो तो एक शिक्षक को हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपना एक संतुलित व्यवहार रखे जिससे कि बालक उसे एक आदर्श रूप में ले और उस रूप को अपनाने का प्रयास करें। यदि वह अपने में वह रूप देखेंगे शिक्षक का तो वह शिक्षक की बात मानेंगे और उसका अनुसरण भी करेंगे। तो सबसे पहला प्रयास
शिक्षक द्वारा ही किया जाना चाहिए कि वह अपना एक आदर्श रूप, आदर्श व्यवहार बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। उसके पश्चात शिक्षक को पेशेंस रखना चाहिए। किसी भी स्थिति से, बाह्य स्थिति से या बाह्य वातावरण से प्रभावित न होकर सभी के साथ समान व्यवहार करें। यदि कोई बालक त्रुटि भी कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो उसे डराया या धमकाया न जाकर प्यार से समझाया जाए और उसे अच्छी तरह से फीडबैक दिया जाए कि आपने यह काम इतना इस लेवल पर अच्छा किया, इसे और बेहतर भी बनाया जा सकता है। तो उसे फीडबैक देने का कार्य है वह छात्र के शिक्षक को करना चाहिए। उसे हमेशा दंडित नहीं करना चाहिए बालक को किसी भी तरह से, न मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तीनों ही रूप से दंड दिया जाना बालक के लिए नकारात्मक प्रभाव का कार्य करता है। दंड के स्थान पर उसे फीडबैक दिया जा सकता है कि आप इस तरह से कार्य करो। और कोई कमतर भी है, अगर मूल्यांकन में उसके कम नंबर भी आते हैं तो उसे अन्य लोगों का उदाहरण देकर या ऐसी कहानियाँ सुनाकर उसे मोटिवेट किया जाए ताकि वह भी आगे आने का प्रयास कर पाए। दूसरे बालकों को पुरस्कार अगर दिया जाता है तो जो पिछड़ा बालक है वह भी आगे आने का प्रयास करता है कि मुझे भी कभी पुरस्कार प्राप्त होगा। तो दंड की बजाय जो पुरस्कार वाला जो प्रक्रिया है वो उसे फीडबैक या मोटिवेशन शिक्षक को अपनाया जाना, शिक्षक द्वारा अपनाया जाना चाहिए। यदि शिक्षक द्वारा ये भी प्रयास किया जा सकता है कि छात्र यदि कोई गलत काम कर भी रहा है तो उसे कक्षा में सभी छात्रों के सामने, उसके पीयर ग्रुप के सामने अपमानित न किया जाकर या उसकी गलती सभी के सामने न बताई जाकर अकेले बुलाकर उस गलती को सुधार करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो वह अधिक तत्परता के साथ उस गलती को सुधारने का प्रयास बालक करेगा। इस प्रकार से शिक्षक संबंधी उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले शिक्षक के बारे में मैं यही करूँगी कि शिक्षक यदि अपने व्यवहार में उचित परिवर्तन, अपेक्षा अनुसार परिवर्तन कर ले तो छात्र के व्यवहार में उस अपेक्षा अनुसार परिवर्तन अपने आप ही आ जाता है। यह हुई शिक्षक संबंधी उपायों की बात। उसके बाद हम बात करें साथी समूह संबंधी उपाय। जो साथी समूह का व्यवहार उसे प्रभावित करता है उसके संबंध में जो उपाय किए जाने चाहिए वह है, सभी छात्र अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी सभी स्थितियाँ अलग अलग तरह की होती हैं। उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, मनोसामाजिक स्थिति, ज्ञान की स्थिति, तो यह सभी बालकों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। सभी बालक सामान्य नहीं हो पाते हैं। तो छात्रों को यह समझाया जाए कक्षा में कि सभी एक रहकर मिलकर कार्य करेंगे, उन्हें एकता का पाठ पढ़ाया जाए और इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया जाए तो वह सभी बालकों को साथ में लेकर चलने का प्रयास करेंगे। बालकों को ये भी समझाया जा सकता है कि वह अपने जो उनकी जो योग्यता है उसका प्रदर्शन न कर उस योग्यता का उचित रूप से इस्तेमाल करके सभी बालकों को अपने जो स्तर है, ज्ञान का स्तर है, उसे बढ़ाने में यदि वह सहायता करते हैं तो वह सभी के कार्य आएगा। छात्रों को यह भी बताया जाना चाहिए विद्यालय में कि इस तरह के अगर वंचित, विकलांग या असामान्य बालक हैं तो हमेशा उसकी सहायता करनी चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। कक्षा में हीन भावना उत्पन्न नहीं हो, शिक्षक को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि कक्षा में साथियों के अंदर या जो छात्र हैं उनके अंदर हीन भावना का विकास हो।
यदि शिक्षक भेदभाव करेंगे तो छात्र अपने आप ही अपने साथियों के साथ या अपने कक्षा के जो छात्र हैं उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। कक्षा में फिर प्रजातांत्रिक वातावरण की स्थिति होनी चाहिए, सभी को बोलने का अधिकार होना चाहिए, सभी को अपनी योग्यता दिखाने के अवसर शिक्षक द्वारा मिलने चाहिए। इस प्रकार साथी समूह संबंधी उपाय किए जा सकते हैं। फिर अभिभावक संबंधी उपाय में अभिभावकों को चाहिए कि वह यदि उनका बालक, उनका बच्चा किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जो असामान्य स्थिति है, अपवंचित बालक है या, तो अभिभावकों को चाहिए कि वे उनके उस संबंध में जो बाल अधिकार है या सामान्य बालक भी हो, तो सबसे पहले अभिभावकों को बाल अधिकारों के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं। उसके पश्चात अभिभावकों को अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि बालकों की सारी स्थितियाँ एक समान नहीं होती है। बालक जब जन्म लेता है तो वह बहुत सारी कमियों के साथ पैदा होता है, वह कुछ सीख कर नहीं आता। हम जैसे कहते हैं कि बालक जन्म लेता है तो एक मिट्टी के लोंदे के समान होता है जिसे हम आकार देने का प्रयास करते हैं। तो अभिभावक चाहे तो उसे किसी भी तरह का आकार दिया जा सकता है। अगर बालक में कोई कमी भी है तो उस कमी को ढककर उसमें जो अच्छाई है उसे ऊपर ले जाने का प्रयास करे तो वह उस बालक की कमी को छिपा सकते हैं, या उसे उस कमी को उसका हथियार भी बनाया जा सकता है कि वह उस कमी के साथ ही अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाए। उसको अभिभावकों से या परिवारजनों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की, बहुत ज़्यादा सहायता की आवश्यकता होती है। तो अभिभावकों को उसकी रुचि के अनुसार, उसकी शारीरिक संरचना के अनुसार या उसकी कमी के अनुसार, हम नहीं कहना चाहते कि किसी में कोई कमी होती है, लेकिन यदि वह किसी तरह से वंचित है, किसी तरह की कमी है उसमें, तो सबसे पहले उसे सुधारने का प्रयास किया जाए। और यदि वह ऐसी है जिसे सुधारा नहीं जा सकता तो उस बालक की रुचि के अनुसार उसे पाठ्यक्रम चुनने में सहायता कर सके, विषय को चुनने में सहायता कर सके, उसे इस तरह से डायरेक्शन दिया जाए, उस दिशा में ले जाया जाए जहाँ वह अपना बेहतर प्रदर्शन दे सकता है। तो सबसे अधिक जो सहयोग कर सकते हैं तो वह अभिभावक और परिवार के लोग ही होते हैं जो बालकों को सहायता प्रदान करवा सकते हैं। तो यह तो पहला हो गया हमारा बालकों को डराने या धमकाने संबंधी चुनौतियाँ। उसके बाद हम सेकंड देखें तो साथी समूह में अंतर। बालक विद्यालय में या आसपास के वातावरण में जो साथी होते हैं, उसके मित्र मंडली होती है, वह वहाँ जाने का प्रयास करता है और उसमें जो अंतर देखे जाते हैं, साथी समूह में जो अंतर देखे जाते हैं जिसका प्रभाव उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है, वह अंतर हम देखें तो सबसे पहले जाति आधारित अंतर होते हैं। ऊंच नीच जो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है वह सभी के मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार के जो कमेंट बालकों द्वारा किए जाते हैं या ग्रुप बनाए जाते हैं जाति आधारित, अगर ग्रुपिंग की जाती है, समूह बनाए जाते हैं और कुछ ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं तो उसका बहुत कुप्रभाव विद्यालय में या बालक के ऊपर देखने को मिलता है। इससे समावेशन की जो प्रक्रिया है विद्यालय में, समावेशित शिक्षा की जो प्रक्रिया है या जैसा हम चाहते हैं कि इसे इस तरह का रूप दिया जाए वैसा हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर धर्म आधारित अंतर है। सभी अपने अपने धर्म के अनुसार, मान्यता के अनुसार एक समूह का निर्माण कर लेते हैं या शिक्षक द्वारा भी उसे धर्म आधारित कुछ बात कहकर प्रताड़ित किया जाता है तो वह छात्र विद्यालय के प्रति कटा सा महसूस करने लगता है और वह आना पसंद नहीं करता है। तो यह भी उसे बहुत प्रभावित करता है। फिर बालकों में बुद्धि आधारित अंतर पाया जाता है।
सभी की बुद्धि लब्धि सामान्य नहीं होती है। कोई उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि लब्धि वाले, कुछ निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं। तो उसका प्रभाव भी यदि उन्हें समूह के आधार पर नहीं देखा जाए और सभी बालकों को एक ही प्रकार से देखा जाए तो यह अंतर नहीं देखा जाता। लेकिन विद्यालय की व्यवस्था में ऐसा प्रयास शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाता है और इस प्रकार के भी समूह विद्यालय में बन जाते हैं। फिर बालकों की सामाजिक स्थिति में जो अंतर होता है वह भी प्रभावित करता है बालकों के मनोसामाजिक स्थिति को। फिर शारीरिक अंतर होता है। यदि कोई शारीरिक रूप से विकलांग है बालक, या दृष्टिहीन बालक है, या श्रवण शक्ति उसमें कम है, या वह हकलाकर बोलता है, इस प्रकार की यदि कमी है तो उसका जो अच्छी शारीरिक स्थिति वाले, सामान्य शारीरिक स्थिति वाले बालक है वह हमेशा उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं, उसे हीनता की दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार किया जाता है वह उसे प्रभावित बहुत अत्यधिक करता है। इसके पश्चात पारिवारिक स्थिति में अंतर होता है। सभी की पारिवारिक स्थिति एक जैसी नहीं होते हैं। बालकों के घर में कोई प्रॉब्लम होती है, परिवार में कोई परेशानी होती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव बालक के स्थिति पर पड़ता है। क्योंकि कोई उच्च पारिवारिक स्थिति से बालक आता है, कोई निम्न पारिवारिक स्थिति से बालक आता है। कोई परिवार ऐसा होता है जहाँ गाली गलौज से बात की जाती है, कोई परिवार सभ्य होता है। तो इस अलग अलग पारिवारिक स्थिति से यदि बालक आते हैं तो उनको भी एक दूसरे से समायोजन करने में दिक्कत आती है और इसका प्रभाव समावेशी शिक्षा पर अत्यधिक दिखाई देता है। इसी प्रकार से विकास स्तर में अंतर होता है। बालकों का विकास अलग अलग स्तर से होता है। फिर भाषा आधारित अंतर होता है। सब अलग अलग प्रांत से या अलग अलग तरह के बालक विद्यालय में आकर इकट्ठे होते हैं। कोई किसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है, कोई किस तरह की भाषा का, कोई यदि दूसरे प्रांत के हैं, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है। तो इस प्रकार से भी बालक आपस में लड़ाई झगड़ा या हीनता का भाव कि इसे ये समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रकार के उदाहरण विद्यालय में देखने को हमें मिलते हैं। फिर रंग रूप आधारित अंतर, कोई काला होता है, गोरा होता है, इस तरह का जो रूप देखने को मिलता है छात्र छात्राओं के अंदर। तो कोई यदि काला बालक है या कुरूप है तो उसकी मजाक बनाई जाती है, उसका परिहास किया जाता है। फिर ज्ञान आधारित अंतर, सभी की ज्ञान की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। जो छात्र समूह होता है विद्यालय में वह उसके ज्ञान का स्तर या ज्ञान प्राप्ति का स्तर, ज्ञान तो सभी में होता है लेकिन उसे अप्लाई करना, उस लेवल तक लाना कि वह अपने विचार व्यक्त कर सके। तो अगर ऐसी स्थिति में कुछ बालक होते हैं जिनके ज्ञान का स्तर बहुत अधिक होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो अज्ञानी होते हैं, तो उनमें भी इस प्रकार का अंतर देखा जाता है और वह हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। फिर व्यवहार संबंधी अंतर, विद्यालय में सभी छात्रों का व्यवहार अलग अलग तरह से होता है। कुछ छात्रों का व्यवहार या कुछ की सोच नकारात्मक होती है और कुछ छात्रों का व्यवहार बिल्कुल सकारात्मक होता है, वह सभी का सहयोग करना पसंद करते हैं। कुछ बालक होते हैं जो शिकायती स्वभाव के होते हैं, कुछ बालक होते हैं जो चुप रहते हैं। तो इस प्रकार का जो अंतर देखने को मिलता है वह भी बालक की शिक्षा को प्रभावित करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है और वह विद्यालय से कटा हुआ सा महसूस करने लगता है या विद्यालय जाना बंद भी कर सकता है। इस प्रकार की समस्याएं पीयर ग्रुप में आती है। अब इस पीयर ग्रुप में जो अंतर होता है, डिफरेंस जो है, ये इसके
उन्मूलन के क्या उपाय किए जा सकते हैं उनके बारे में हम बात करें। विद्यालय में जाति आधारित समूह के निर्माण को रोका जाना चाहिए। जो जाति आधारित अगर समूह बन रहा है तो शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि विद्यालय में ऐसे समूहों का निर्माण न हो पाए। वो इस प्रकार की टिप्पणियाँ भी कोई बालक न करे। इसके पश्चात धर्मनिरपेक्षता का गुण विकसित करना चाहिए। बालकों के अंदर ऐसी कहानियाँ सुनाकर या ऐसे कुछ घटनाएं सुनाकर और चारित्रिक कहानियाँ या पाठ्यक्रम में होती है या पाठ्यक्रम से इतर जो होती हैं उनको सुनाकर धर्मनिरपेक्षता का गुण बालकों में विकसित किया जा सकता है। कक्षा में क्रियात्मक शिक्षण पर जोर देकर सभी बालकों को एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए कि अलग से जैसे 5-7 बच्चों का ग्रुप बनाकर वह किसी क्रियात्मक रूप से या प्रयोग कर सीखने का प्रयास करेंगे तो सभी को एक दूसरे के साथ कार्य करने का मौका मिलेगा और वह इस गलत प्रकार के समूह बनाने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। फिर छात्रों में एकता की भावना का विकास करना चाहिए और बालकों में नैतिक एवं मानवीय गुणों का विकास यदि किया जाएगा शिक्षक के द्वारा तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं साथी समूह के अंदर जो ऐसी क्रियाएं देखने को मिलती हैं वह नहीं हो पाएगी और इसका उन्मूलन, इस तरह की समस्या का उन्मूलन किया जा सकेगा। इसके पश्चात साथी समूह में अंतर के पश्चात हम रैगिंग के बारे में बात करते हैं। रैगिंग शब्द जैसा हमारे सुनने में आता है, अभी वर्तमान की स्थिति जो है विद्यालयों की रैगिंग की जो घटनाएं हम सुनने में मिलती है, हम न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं, हम टीवी में देखते हैं, तो बालक रैगिंग का इतना प्रभाव पड़ता है कि आत्महत्या करने तक भी बालक उतारू हो जाते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि इस घटना का प्रभाव बालक की मनोसामाजिक स्थिति पर, उसकी मानसिक स्थिति पर कितना गहरा प्रभाव हुआ होगा कि वह इस हद तक आत्महत्या के हद तक कदम उठाने के लिए तैयार हो गया। तो रैगिंग के जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं वह हम देखते हैं। बालक असहाय अनुभव करता है। जब बालक विद्यालय में जाता है तो वह उससे जो बड़ी कक्षा के विद्यार्थी होते हैं या बालक होते हैं उनके द्वारा, वैसे तो यह बहुत अच्छी रैगिंग जो है वह एक अच्छी स्थिति, परिचयात्मक स्थिति होती है कि सीनियर्स के द्वारा जूनियर का परिचय लिया जाना, उनका साथ देना, उनकी सहायता करना, इस प्रकार का यदि माहौल है तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसका मजाक बनाया जाना या उसे परेशान किया जाना, तो इस प्रकार वह अकेला महसूस करता है, क्योंकि वहाँ जब वो नया बालक जाता है तो उसके न कोई साथी होते हैं, न वह किसी शिक्षक को पहचानता है। उस माहौल में बिल्कुल नया होता है तो वह एकदम से असहाय महसूस करता है और जिसका उसकी मनोदशा पर बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसे सीनियर्स के द्वारा अपमानित किया जाता है, उसकी किसी भी स्थिति को लेकर, शारीरिक स्थिति को लेकर, उसकी बुद्धि लब्धि के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, उसको उसकी वेशभूषा के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर उसे अपमानित किया जाता है और वह बहुत ही अधिक प्रभावित करता है उसकी मानसिक स्थिति पर, और समावेशी शिक्षा को भी यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके पश्चात यदि रैगिंग की स्थिति आगे आने वाले दिनों में भी बनी रहती है कक्षा में, तो वह अन्य छात्रों के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। वह अपने आप को हीन भाव से ग्रस्त कर लेता है कि मुझ में यह कमी है। उससे जो कमी शुरू में दिखाई जाती है रैगिंग के द्वारा, तो वह उस कमी को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और अन्य बालकों के साथ फिर उसका समायोजित हो पाना कठिन हो जाता है। रैगिंग के द्वारा छात्र आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ भी लेते हैं, अन्य कई घटनाएं भी हो जाती है। तो
इस प्रकार का जो वातावरण विद्यालय में पैदा होता है तो इससे वहाँ का वातावरण बिल्कुल दूषित हो जाता है और बालक विद्यालय से या कक्ष से या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से ही अलग थलग हो जाने का प्रयास करता है और यह स्थिति छात्र की मनोदशा पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसके पश्चात हम देखें रैगिंग को रोकने के उपाय। इसमें हम जो शिक्षक के द्वारा कार्य किए जा सकते हैं या विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जा सकता है, प्रधानाध्यापक द्वारा किया जा सकने वाले उपाय हैं। बालक को स्वयं के कर्तव्य का ज्ञान कराना। जब नया बालक विद्यालय में आता है तो जो पूर्व में जो विद्यालय में अध्ययनरत बालक हैं, छात्र हैं, उनको अपने कर्तव्यों का बोध कराया जाना चाहिए शिक्षकों के द्वारा कि जो नए छात्र यदि विद्यालय में आ रहे हैं, उनसे जूनियर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनकी सहायता की जानी चाहिए, उसे विद्यालय से परिचित कराया जाना चाहिए, उस माहौल से परिचित कराया जाए, उनकी सहायता की जाए। उन्हें यदि कोई तकलीफ़ आ रही है तो उनका साथ दिया जाए। इस प्रकार बालक को उसके स्वयं के जो छात्र के कर्तव्य होते हैं उसका ज्ञान कराया जा सकता है। फिर बालकों में मानवीय गुणों का विकास। मानवीय गुण हमेशा ऐसे ही होते हैं कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हम यदि अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचेंगे तो हमारा जो किया गया प्रयास है या शिक्षा प्राप्त करने का जो प्रयास है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो एक महत्व है वह खत्म हो जाता है उस स्वार्थी भावना के कारण। तो मानवीय जो संवेदनाएं हैं उनको विकसित करने का जो कार्य है वो शिक्षक द्वारा विद्यालय में किया जाना चाहिए। फिर सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना का विकास करना। सभी के हित में सभी का सुख है, सभी सुखी रहेंगे तो सबका हित है। इस प्रकार की जो भावना है उसका विकास यदि बालकों में शिक्षकों के द्वारा करवाया जाता है तो आपस में सभी छात्र मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के सहयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास स्वयं बालक कर सकते हैं। इसके पश्चात आत्मीय एवं सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण विद्यालय में किया जाए। इस तरह के सेशंस रखे जाएं, कहानियाँ सुनाकर, घटनाएं सुनाकर या जो हमारे जो चारित्रिक जो अच्छे अच्छे चरित्र हुए हैं जो साहित्य में हैं, हम कहानियाँ पढ़ते हैं, इस प्रकार की कहानियाँ सुनाकर भी सहानुभूतिपूर्ण वातावरण विद्यालय में निर्मित किया जा सकता है ताकि बालक एक दूसरे को सहायता करने के लिए अग्रसर हो सकें। तो इन सभी उपायों के द्वारा हम विद्यालय में रैगिंग रोक सकने में सफल हो पाएंगे और समावेशी शिक्षा का जो मर्म है वह समझा जा सकेगा विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा। यह जो चुनौतियां हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, इनको रोकने के प्रयास शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति, इन सभी को मिलकर किया जाना चाहिए और हम मानते हैं कि यह समावेशी शिक्षा जिस लक्ष्य को लेकर समावेशी शिक्षा का लागू की गई है विद्यालयों में, वह लक्ष्य हम एक दिन पूरा करें। धन्यवाद।